वेलकम दोस्तों, दुर्गा एंड सोन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत का तृतीय पाठ देखने वाले हैं। तृतीय पाठ का नाम है आलस गाथा। आलस गाथा का अर्थ होता है आलसियों का कहानी। आज हम देखने वाले हैं, ये रोचक कहानी है। इस रोचक कहानी में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और तथा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। और 2000 परीक्षा के बोर्ड की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है सारे इम्पोर्टेंस ही है और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा परीक्षा हॉल में, अगर आप ये शुरू से अंत तक ये वीडियो को आप देखते हैं तो। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आलस गाथा का लेखक कौन है। आलस गाथा को जो लेखक है वो विद्यापति है। आलस गाथा का लेखक कौन है? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस गाथा पाठ कहाँ से लिया गया है। आलस गाथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो आलस गाथा जो पाठ है वो पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आलस गाथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा ग्रंथ का लेखक कौन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ का लेखक कौन है? तो विद्यापति ही है। विद्यापति कहाँ के थे? तो मिथिला के थे। विद्यापति कहाँ के थे? तो मिथिलांचल के थे, मतलब मिथिला के थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, ठीक ना, कि हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है। कभी कभी पूछता है, इस बात को याद रखिएगा कि हितोपदेश पुस्तक का लेखक, याद रखिएगा, हितोपदेश पुस्तक का जो लेखक है वो विद्यापति जी ही हैं। हितोपदेश का लेखक कौन है? विद्यापति। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस बात को याद रखिएगा कि हितोपदेश पुस्तक का लेखक कौन है? तब विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पुरुष परीक्षा क्या है, तो आप बोलिएगा पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जिसका लेखक विद्यापति हैं। इसमें मानव को महत्व एवं उनके दोषों का निवारण करने का उपाय बताया गया है। पुरुष परीक्षा क्या है? तो इसमें पुरुष का जो गुण होता है और अवगुण होता है और उसमें जो पुरुष का जो दोष होता है उसको ठीक करने का उपाय भी बताया गया है। पुरुष परीक्षा एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसमें पुरुष के दोषों का निवारण करने के लिए बताया गया है और पुरुष का महत्व क्या होता है ये सारे बताया गया है। कहाँ पे? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ क्या है, तो बोलिएगा कि पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है, ठीक ना। पुरुष परीक्षा एक ग्रंथ है जिसका लेखक विद्यापति हैं। इसमें मानव को महत्व एवं उनको दोषों का निवारण करने का बताया गया है कि मानव का दोष को कैसे निवारण करे, इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि विद्यापति कौन थे। सवाल उठता है कि विद्यापति कौन थे। तब विद्या कवि मिथिला के कवि थे। विद्यापति कौन थे? तब मिथिला के कवि थे, मिथिलांचल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, इसलिए बच्चे लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन परीक्षा हॉल में नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के कवि कौन थे। तो मिथिला के कवि विद्यापति थे। मिथिला के कवि कौन थे? तो विद्यापति। क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपसे कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मिथिला के कवि थे। मिथिला के कवि कौन थे? तो विद्यापति। क्वेश्चन घुमा भी सकता है परीक्षा हॉल में, इसलिए हम भी घुमा के आपको पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस गाथा में किसकी कहानी है। तो आलस साला में आलसियों की कहानी है। आलस गाथा में किसकी कहानी है? आलस साला में 4 आलसियों की कहानी है। आलस साला में किसकी कहानी है? तो 4 आलसियों की कहानी है, इस बात का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस गाथा किस गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आलस गाथा किस गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा कि आलस गाथा किस गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा व्यंग्यात्मक रूप में ये प्रस्तुत किया गया है या व्यंग्य के रूप में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आएगा
हर एक क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे बच्चे, नीतिकार आलस को क्या मानता है? तो नीतिकार आलस को शत्रु मानता है। नीतिकार बहुत इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा। नीतिकार आलस को क्या मानता है? तो शत्रु मानता है, दुश्मन मानता है, ठीक ना। या कभी कभी रिपु कहता है। रिपु का मतलब ही होता है क्या? शत्रु ही होता है, संस्कृत में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिथिला के मंत्री कौन थे? तो मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर जी थे, जो गरीबों और अनाथों को इच्छा भर भोजन कराते थे। इस बात को याद रखिएगा। वीरेश्वर जो थे, वीरेश्वर वो मिथिला के मंत्री थे और गरीबों, अनाथों और लाचारों को इच्छा भर भोजन कराते थे और वस्त्र भी देते थे, वीरेश्वर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आलस को शत्रु कौन मानता है? आलस को शत्रु कौन मानता है? तो नीतिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के थे। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाया गया है आपका, और परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था? पूछता है वीरेश्वर कौन था? तब लिख दीजिएगा कि वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो स्वभाव से कारुणिक एवं दयालु थे, जो गरीबों और अनाथों एवं आलसियों को इच्छा भर भोजन कराते थे। पूछ देगा आपसे कि वीरेश्वर कौन थे? तो बोलिएगा कि वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो स्वभाव से दयालु थे और गरीबों, अनाथों एवं आलसियों को इच्छा भर भोजन कराते थे। जितना चाहे उतना भोजन आप कर सकते हैं, और उनको वस्त्र भी दिलाते थे। कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निर्गीतानां च सर्वेमालस प्रथमो मतः। निर्गीतानां च सर्वेषाम् आलस प्रथमो मतः, किंचित क्षमतो कम कर्तुं जठरनापि वछिन्ना। इस संस्कृत श्लोक का है, इस संस्कृत श्लोक का अर्थ होता है, ठीक ना, सभी खराब स्थिति में सबसे पहला स्थान पर आलसी था। बहुत जोर की भूख लगने पर भी वह अपना भोजन स्वयं नहीं खाता था। मतलब कहने का मतलब है, निर्गतनाम च सर्वेषाम आलस प्रथमो मतः। जितना भी खराब, जितना भी लाचार होता है, जितना भी लाचार लोग होते हैं, सबसे लाचार उसमें कौन होता है? आलसी लोग होते हैं। क्योंकि उनका जठर मतलब पेट होता है। जठर में तो क्या होता है? पेट में आग लगने पर भी, मतलब जोर से भूख लगने पर भी उस खुद से भोजन नहीं करते हैं, ठीक ना। उसको कोई खिलाता है तब खाते हैं लोग, आलसी लोग, ठीक ना। आलसी लोग बहुत मतलब क्या होते हैं, मतलब आप अपने आप को मतलब कुछ काम नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। इसलिए सबसे खराब स्थिति जो है, सबसे खराब स्थिति में भी सबसे पहला स्थान पर कौन आता है? आलसी, ठीक ना। इसलिए जो आलसी को जो है नीतिकार जो है सबसे बड़ा शत्रु माना है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये पेट में आग लगने पर भी, मतलब पेट में जोर से भूख लगने पर भी ये भोजन नहीं ग्रहण करता है। कौन? आलसी लोग जो होते हैं। ये श्लोक बार बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन मार के आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है कि पेट में आग लगने पर भी भोजन को ग्रहण कौन नहीं करता है? तो आलसी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आलसी कितने थे? जो असली आलसी थे वो कितने थे? तो 4 थे। वास्तविक आलसी 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलसियों को सुख देखकर बनावटी आलसी दिखाकर भोजन कौन ग्रहण कर रहा था? मतलब आलसियों को सुख देखकर बनावटी आलसी दिखाकर भोजन को कौन ग्रहण कर रहा था? तो धूर्त लोग जो थे, धूर्त लोग, वो बनावटी आलसी बनकर, ठीक ना, भोजन को ग्रहण कर रहे थे, और वीरेश्वर द्वारा दिए गए जो जितना भी सुख था वो सभी सुख का आनंद ले रहे थे बनावटी लोग, ठीक ना, बनावटी जो आलसी थे, जिसको हम धूर्त लोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये श्लोक है,
स्थिति सर कर मूला ही सर्वेशामपि संहते सजातिनम सुखम दृष्टवा के न धवंती जातवा। ठीक ना, एक श्लोक कई बार पूछ चुका है, इसलिए श्लोक को आपको लिखा गया है। ठीक ना, इस श्लोक का हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा गया है, स्थिति सर कर मूला ही सर्वेशामपि संहते सजातिनम सुखम दृष्टवा के न धवंती जानतवा। तो इसका हिंदी अर्थ होता है, जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो सभी लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। जब आपका स्थिति बहुत अच्छा रहेगा, आप अमीर रहिएगा, आपके पास पैसा रहेगा, तो सब आपके पास आना चाहता है, रहना चाहता है। लेकिन अपनी जात, ठीक ना, जैसे ही आपकी स्थिति खराब हो जाएगी तो आपका जो संगी संगाती होगा सभी आपको छोड़कर चल जाता है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। काची कह रहा है कि जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो सभी लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। अपनी जाति को सुख को देखकर सभी जंतु या जीव उस सुख का लाभ उठाने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। बात सही है, ठीक ना, कि जितना भी अगर कहीं पे कुछ बटा रहा है, मान लेते हैं कुछ बटा रहा है, कंबल बटा रहा है सरकार द्वारा या मुखिया द्वारा कंबल बटा रहा है, तो देखते हैं कि आपका परिवार में कोई कंबल लाने जाता है तो एक व्यक्ति जान जाता है कि कंबल मिल रहा है, तो सभी व्यक्ति उसको सुख देकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ठीक ना, और जो अमीर हो या गरीब हो सब मिलकर उसका आनंद लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक ना, जो गरीब है वो गरीब के लिए कंबल आया है, वो गरीब ही लेगा। ठीक ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कहा गया है कि जो वीरेश्वर जी जो थे, वीरेश्वर, वो गरीबों, अनाथों और दलितों को इच्छा भर भोजन कराते थे, आलसियों को इच्छा भर भोजन कराते थे। लेकिन बनावटी आलसी जो थे, ठीक ना, मनुष्य के सुख को देखकर वो अपना भी लाभ उठाने चले गए। ठीक ना, अपने वो सोचा कि हम भी मनुष्य हैं, वो भी बनावटी आलसी बन गए और चल गए उस सुख का लाभ उठाने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार लीजिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन कह रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि आलसियों की काची करे असली आलसी का पहचान हो सके, क्योंकि आलसशाला में अधिक धन खर्च हो रहा था। पहले जो था कम खर्चा हो रहा था, लेकिन जैसे ही बनावटी आलसी वहाँ पे एंट्री ले लिए, घुस गए, तो वहाँ का जो खर्च था बढ़ गया। यह देख करके वहाँ का जो नियोगी पुरुष जो थे, वीरेश्वर द्वारा जो चुने गए पुरुष थे, वह सोचा कि मंत्री जो हमारे जो मालिक है वीरेश्वर जी, वो तो गरीबों और अनाथों और आलसियों की इच्छा भोजन मतलब दिलाते हैं, और यहाँ पे तो बनावटी आलसी भी भोजन को काची कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसलिए असली आलसी को पहचानने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। आलसशाला में बहुत धन खर्च होते देखकर नियोगी पुरुष किसको कहते हैं? जो वीरेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति जो थे, इच्छा पर जो गरीबों अनाथों को जो वो चुने थे ना, मतलब खुद से भोजन नहीं कराते थे, 2-4 गो व्यक्ति रखे थे, ठीक ना, ताकि इसको नियोगी वीरेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति जो थे वो नियोगी पुरुष कहलाते हैं, नियोगी पुरुष। तो आलसशाला में बहुत धन खर्च होते देखकर नियोगी पुरुष ने सोचा कि लगता है कि आलसशाला में बनावटी आलसी भी आ गया है। बनावटी आलसी का दूसरा नाम धूर्त भी है, जिसके कारण आलसशाला में बहुत धन और वस्तु का खर्च हो रहा है। अतः असली आलसी को पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि आलसशाला में इसलिए आग लगाई गई ताकि वास्तविक आलसी का पहचान हो सके, ठीक ना, क्योंकि वीरेश्वर जी जो थे गरीबों, अनाथों, आलसियों का इच्छा भर भोजन दिलाते थे, और यहाँ पे तो बनावटी आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहा था। इसलिए वहाँ पे आलसशाला में आग लगा दी गई ताकि असली आलसी का पहचान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आलस कथा में वास्तविक आलसी का पहचान कैसे हुआ? आलस कथा में वास्तविक आलसी का पहचान कैसे हुआ? तो आलस कथा में वास्तविक आलसी का पहचान इस प्रकार हुआ, जैसे जब सो रहे थे, जितना सभी व्यक्ति जब सो रहे थे तो नियोगी पुरुष जो थे जाके
मतलब आलसशाला में आग लगा दिया गया। तो जो बनावटी आलसी जो थे वो भाग गए, ठीक ना, अपने जान को फिक्र को लेकर के कि हम मर जाएंगे, मतलब आग को बढ़ते हुए देखकर काची करने लगे, सब भागने लगे। लेकिन जो वास्तविक में आलसी थे वहीं पर रह गए, क्योंकि वो जान को फिक्र नहीं करते थे, ठीक ना, वो रियल में वास्तविक वही थे। फिर भी देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। जैसे ही देखिए आलस गाथा में वास्तविक आलसी का पहचान कैसे हुआ, तो इसका आंसर होगा जैसे ही आलसशाला में आग लगाई गई तो बढ़ती हुई आग को देखकर बनावटी आलसी मरने के भय से, डर से वहाँ से भाग गए। लेकिन जो वास्तविक में आलसी था वह वहीं पर रह गए। इस प्रकार असली आलसी का पहचान की गई। बहुत सटीक क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको इस तरह से कहीं पर सटीक आंसर नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसलिए ध्यान से आप इसको पढ़ें और परीक्षा हॉल में जब ये क्वेश्चन पूछे तो आप लिख सकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, पहला आलसी ने क्या बोला। पहला जब आलसशाला में आग लगा दी गई, जब आलसशाला में आग लगाया गया तो पहला आलसी ने क्या बोला। तो पहला आलसी ने बोला कि यहाँ कैसा कोलाहल है हो रहा है। पहला आलसी बोला, ठीक ना, कि यहाँ कोलाहल कैसा है, कोलाहल मतलब शोरगुल कैसा है, ठीक ना, पहला आलसी बोलता है। दूसरा आलसी क्या बोलता है, तो दूसरा आलसी बोलता है, ठीक ना, कि लगता है कि यहाँ पर आग लग गई है। दूसरा आलसी ने बोला कि लगता है कि आलसशाला में आग लग गई है। इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पहला आलसी क्या बोला, दूसरा आलसी क्या बोला, इसलिए ये क्वेश्चन का आपको भी लिखवा दिया गया है, ठीक ना। तीसरा आलसी ने क्या बोला, तीसरा आलसी क्या बोला, तो तीसरा आलसी ने बोला कि, ठीक ना, यहाँ पे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे। तीसरा आलसी ने क्या बोला, जब आलसशाला में आग लग गया तो तीसरा आलसी बोल रहा है कि यहाँ पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे। चलिए, तो चौथा आलसी क्या कह रहा है, तो चौथा आलसी बोला कि, चौथा आलसी कह रहा है कि तुम सब बहुत क्यों बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। चौथा आलसी बोला, जब तीनों आलसी आपस में बात कर रहे थे तो चौथा आलसी उस बात को लेकर के बहुत परेशान हो गए और बोला कि आप तू सब कितना बुलक्कर है, सब बात क्यों करता है, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ठीक ना। ये चौथा आलसी बोला। पहला आलसी क्या बोला, पहला आलसी बोला कि कोलाहल कैसा है, शोरगुल कैसा है। दूसरा कहता है कि लगता है कि आलसशाला में आग लग गया है। तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, तीसरा व्यक्ति बोलता है, ठीक ना, कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल या चटाई डाल दे। तीनों को बात सुन करके चौथा आलसी व्यक्ति बोलता है, ठीक ना, तू सब कितना मतलब बुलक्कर हो, ठीक ना, क्यों चुपचाप नहीं रहते हो, चुपचाप रहो ना, ठीक ना, कान को पका रहा है। ये कौन ऐसे बोलता है, चौथा व्यक्ति बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री का गति कौन होता है। स्त्री का गति कौन होता है, याद रखिएगा, स्त्री का जो गति होता है उसका पति होता है। स्त्री का गति कौन होता है, उसका पति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बच्चों की गति कौन होता है। तो बच्चों की गति उसकी माँ होती है। बच्चों की गति कौन होता है, उसकी माँ होता है। पत्नी का जो गति होता है, मतलब पत्नी का जो रक्षक होता है, पत्नी का उसका पति होता है, और बच्चों का जो रक्षक होती है उसकी माँ होती है, ठीक ना। मतलब स्त्री जो है पति के बिना, ठीक ना, अधूरा है, असुरक्षित है, और बच्चा जो है अपना माँ के बिना असुरक्षित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति की गति कौन होता है। तो आलसी व्यक्ति की गति दयालु व्यक्ति होता है। आलसी व्यक्ति की गति कोई नहीं होता है, सिर्फ दयालु व्यक्ति होता है, सिर्फ कारुणिक व्यक्ति ही होता है। दयालु व्यक्ति का दूसरा नाम कारुणिक व्यक्ति भी है। मतलब स्त्री का गति उसका पति होती है, बच्चों की गति उसकी माँ होती है, और आलसियों को जो गति होती है एक दयालु व्यक्ति ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्लोक है, पतिरेव गति स्त्री नाम जाननम गति नासानम गति कोचिलके करुणकम बिना। नेक्स्ट एक बार और पढ़ देते हैं श्लोक, ठीक ना। पतिरेव गति स्त्री नाम जननी गति नासानम गति कचिलोके करुणकम बिना।
मतलब कहने का मतलब होता है कि स्त्री का, इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ हुआ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक ना, कि पति रेव गति, पति के गति जो होता है, ठीक, सॉरी, पति रेव गति स्त्री नाम जननाम गति, मतलब पत्नी का जो गति होता है उसका पति होता है, ठीक ना, और माँ का जो गति होती है वो कौन होती है, सॉरी, जो बच्चों की गति होती है माँ होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि स्त्री का गति उसके पति होते हैं एवं बच्चों की गति उसकी माँ होती है। ठीक उसी प्रकार अलसियों की गति एक दयालु व्यक्ति होता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन यही है, श्लोक आपको यही पूछेगा आपको परिचय में, ठीक ना, कि पति रेव गति स्त्री नाम जननी गति नालसा नाम गति कोचिलिके कौनकम बिना। तो ऐसा लिखिएगा कि स्त्री का जो गति होता है उसका पति होता है, और बच्चे की जो गति होती है उसकी माँ होती है, और आलसियों का जो गति होता है एक दयालु व्यक्ति ही होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक ना, चारों आलसियों को आलस सालस से बाहर कैसे निकाला गया? तो चारों आलसियों को उसको केस को पकड़ कर बाहर निकाला गया। जय हिंद दोस्तों, आप अच्छा से पढ़िए घर पे, ठीक ना। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि दोस्तों को इस प्रकार का नॉलेज मिले और वो भी आपके साथ आगे बढ़ सके।